हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये 1 फरवरी 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसी का पूरा एक सेट है। हम लोग एसएसटी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि आप में जो एसएसटी वो 60 नंबर की आती है। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहती है पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहती है, क्योंकि ये पूरा 60 नंबर का होता है। तो एसएसटी का मॉडल पेपर आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जो आपका 2022 में हुआ था। प्रीवियस के क्वेश्चन है, ये पूरा एक सेट है। तो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेंगे। आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, तो आपको ये भी समझ आएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आखिर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो तो इसे लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। हम डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको, ठीक है, डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर लिया है, आपका भी हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्योंकि मैंने जैसे अपना अपनी पढ़ाई की है, वैसे मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला ये क्वेश्चन रहा। तो पहला है क्वेश्चन, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तो अगर स्कूल में माता पिता शामिल नहीं होंगे बच्चों की शिक्षा में, तो बच्चे की जो पढ़ाई है वो ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो ये कहना आपका गलत होगा। अगला देखते हैं, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि जब बच्चा समुदाय में रहता है, जब बच्चा ग्रुप में सीखता है, तो एक दूसरे के अनुभव शेयर करता है। कुछ वो अपनी बातें रखता है, कुछ सामने वाले की बातें सुनता है, तो उसमें सामाजिकता की भावना बहुत अच्छी विकसित होती है। तो ये कहना गलत होगा कि बाधा के रूप में होती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। जो कुलिक शब्द है वो क्या होगा आपका? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। मुख्य व्यापारी जो है उन्हीं को कहते हैं गुप्त काल में कुलिक। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, वो बुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद के वैदिक प्रार्थना वैदिक प्रार्थनाएं थी वो लिखी गई। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिहार में ही वो छाल पाई जाएगी जिसमें वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 94 पे। ये रहा, जो आपका 94 है, निम्न में से कौन सी तालीम कृति हमें अपने पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? कि हाँ, पुरुषों का जीवन ऐसा था और महिलाओं का जीवन ऐसा था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि जो शिलापदिक्रम है, उसी में कहा गया है कि उसी के द्वारा ही आपको बताया गया है कि जो पुरुष थे और महिलाओं का जीवन कैसा था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा, निम्न में से कौन सा मेल नहीं खा पा रहा है? तो पहला जो है खजुराहो चंदेल, ये आपका सही है। एहोल चालुक्य, ये भी आपका सही है। कांचीपुरम पल्लव, ये भी आपका सही है। 4 ऑप्शन आपका गलत है कि महाबलीपुरम जो है चौल, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं का हमको निगेटिव ही ढूंढना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पे। ये रहा, जो त्वारिख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। जो त्वारिख जो शब्द था उसको सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया। या फिर आपका होगा त्वारिख के लेखक जो थे वो नगरों में रहते थे। या फिर आपका थर्ड होगा, वे प्राय अपने इतिहास को सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो इसमें आपका ए सही है और थर्ड सही है, लेकिन आपका 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि 1 और थर्ड ये ऑप्शन सही है। बाकी वो नगरों में नहीं रहते थे, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 97 पे। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? तो सूर सागर आपकी सूरदास की रचना है। सरावली भी आपकी सूरदास की है, क्योंकि हिंदी में ये गिवन है।
बाकी जो आपका साहित्य रत्ना है यही आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं के साथ ही हम जाएंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो आपकी साहित्य लहरी है वो भी सूरदास की ही रचना है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। ठीक है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति को प्रबल कर ली। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। तो 98 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। 98 का आपका ऑप्शन मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल साम्राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए, और जब वो स्वतंत्र हो गए तो वो सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे बिखर गए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा 99 क्वेश्चन। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? जो आपका 99 है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा। जो तमिल क्षेत्र है उसी को कहते हैं वेल्लार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका 100 है। राजा राममोहन राय ने लोगों को सुधारक इसलिए कहा, मतलब लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है कि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अर्थपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं उनको ऐसे ही मानना लेना, जो हमारे लिए सही है ठीक हमको उनको ही मानना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे लिए गलत है परंपराएं चली आ रही उनको भी हम वैसे स्वीकार कर ले रहे हैं। अगला है, सुधारकों का विचार था कि इस तरीके से परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए भी सही है और आपका बी भी मतलब सही है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व मद्रास में स्थापित वैद्य समाज प्रेरित है, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें ए आपका ऑप्शन सही होगा। जो प्रार्थना समाज द्वारा है उसी में कहा गया है कि वेद समाज प्रेरित है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें है ईवी स्वामीनाथन नायर और पेरियर मन्नू मतलब संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं बी जो है मतलब जो इसका कारण है। पेरियन ने कहा मतलब पेरियन ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल मतलब जो अंतिम मुगल राज्य मतलब अंतिम मुगल राजा होगा? तो इसमें आपका डलहौजी जो थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो अंतिम मुगल राजा होंगे। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा, निम्न में से किस भाषा में केसरी जो अखबार है वो छपता है? जो केसरी अखबार है वो कहाँ पे छपता है? तो आपका जो बंगला है वहां पे केसरी मतलब जो अखबार है वो छपता है। जो केसरी अखबार है आपका बंगला में छपता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? तो आपका हो जाएगा 1909 एक्ट या 1919, 1935 या 1947। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि जो 1909 एक्ट था उसी में भारतीय संविधान द्वारा काफी प्रावधान मतलब काफी संख्या में प्रावधान लिए गए थे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल के जो मतलब संख्या में कितने चंद्रमा हैं?
इधर आपके ग्रह दिए हैं और चंद्रमा की संख्या दी है। तो मंगल के जो चंद्रमा है वो 2 हैं, बृहस्पति का आपका 53 हो जाएंगे, मतलब 53 हो जाएंगे, और जो यूरेनस है आपका 5 मतलब 52 है, और जो आपके नेपच्यून हैं इसके आपके 13 हो जाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो यूरेनस है इसमें 52 मतलब हैं जो आपके ग्रह हैं, चंद्रमा की संख्या जो है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला रहा ये क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, जो आपका उत्तर ध्रुव व्रत है और जो उत्तरी ध्रुव के बीच बहुत ज्यादा ठंडी होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो ये आपका कहना गलत होगा, लेकिन आपका ए जो सही है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब उन लोगों के बीच में ठंडी तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं और ऊष्मा कम देती हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला रहा ये क्वेश्चन। सूर्य पूरब में उदय होता है क्योंकि मतलब जो पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, या फिर होगा पृथ्वी 24 घंटे में, मतलब जो पृथ्वी का चक्कर है वो 24 घंटे में लगता है। तो इसके कारण होता है जो सूरज है वो पूरब में निकलता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती, अपने अक्ष पर वो झुकी हुई है, इसी के कारण जो सूरज है वो पूरब में निकलता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, भारत की केंद्रीय सरकार का मतलब कार्यालयों के खुलने के समय पूर्वाह्न मतलब 9 बजे भारतीय मानक समय आपका चंडीगढ़ के पास मतलब 76 सेल्सियस 45 पूर्वांत देशांतर पर, और मतलब कलकत्ता के पास 88 सेल्सियस 15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय खुलने के स्थायी समय का क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्योंकि जो मतलब 88 यहाँ पे दिया ही गया है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि 8:37 पूर्व और 9:37 पूर्व क्रमशः। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इतने पे वहां पे कार्यालय खुल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ता हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है? जो दक्कन पठार है उसकी कौन सी ऐसी विशेषता है? तो इसमें आपका ए सही होगा, सतपुड़ा जो श्रेणी है उसी के कारण वो जुड़ा हुआ है, यही उसकी विशेषता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसको मैच करना है। जो संगमरमर है आपका, और जो आपका बलुआ पत्थर है, कोयला है, ग्रेनाइट है, तो इसमें जो आपका है जो संगमरमर है वो आपका हो जाएगा मतलब कायांतरित सेल। ठीक है, इसमें जो आपका होगा जो संगमरमर है आपका ये हो जाएगा आपका मतलब कायांतरित सेल, और जो बलुआ पत्थर है वो आपका हो जाएगा अवसादी सेल, इसके अंतर्गत चला जाएगा। और जो आपका कोयला है ये आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत चला जाएगा, और जो ग्रेनाइट है आपका अग्नेय सेल के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। ये इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको मैच करना है। इसमें भी तो आपका तट रूप है और घटक है। इसमें देख लेते हैं, जो तटबंध है आपका पवन है, स्ट्रेक है मतलब स्टैंक है आपका समुद्र रंग है, छत्रक सेल है, नदी है, हिमोड़ है आपका हिमनद है। तो इसमें आपका जो है 2 सही होगा, बी और सी। तो इसमें बी आपका सही है और इसमें सी आपका सही है, बाकी जो ए और डी है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, सॉरी इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो आपका बी और डी है, जो आपका बी और डी है ये आपका सही होगा, और ए और सी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी होगा। आगे चलते हैं।
मतलब इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बी और डी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? जो लद्दाख की मतलब वहां पे जो शीतल हवाएं चलती हैं वो काफी शुष्क हैं, ये आपको, तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि जो अक्षांश है उसी की वजह से वहां की जो शीतल हवाएं हैं वो काफी शुष्क हैं। ठीक है, इसका यही कारण है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी मतलब ठंडी होती है, क्योंकि जब वहां का टेम्परेचर कम होगा तो वहां की जलवायु तो ठंडी रहेगी। ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है ये कहना आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? जो जनसंपर्क का माध्यम का उदाहरण है आपका समाचार पत्र, ये जनसंपर्क है क्योंकि इसी के द्वारा आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आपका रेडियो हुआ, रेडियो से आप समाचार सुनते हो अपना जो भी है। ठीक है, आपका सेल्यूलर जो फोन है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है वही नहीं होगा। बाकी टेलीफोन मतलब टेलीविजन जो है आपका, इसके माध्यम से आप भी मतलब न्यूज हुआ, मतलब सोशल मीडिया है, तो काफी आप इंफॉर्मेशन लेते रहते हो, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो इसी के माध्यम से नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। जो भूमध्य सागरी मतलब भूमध्य सागरी प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भूमध्य सागरी जो प्रकार वनस्पति है वो नहीं पाई जाती है? तो इसमें आपका पहला यूरोप, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य महासागर के समीप वाले प्रदेशों में, या फिर आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर होगा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, या फिर होगा दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही होगा कि जो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका है वहां पे भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। तो ये आपका इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि बी भी आपका अभ्रक है। ठीक है, इसमें अब बी मतलब वन होगा आपका, और आपका जो मृदा है और आपका जो जल है तो ये प्राकृतिक संसाधन है। बाकी अभ्रक हुआ, प्राकृतिक गैस है, तो ये अलग मतलब ये एक में जा रही, जो वन, जल, मृदा है इनका एक में इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। मृदा के विचरण मतलब गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो आपका मूल चट्टान होगा, स्थलाकृत होगी, जलवायु संबंधी कारक होंगे, या फिर समय होगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी। जो समय है वो अलग है, क्योंकि इसका कोई इसके साथ मैच नहीं बन पा रहा है। बाकी जो मूल चट्टान है, स्थलाकृत है, जलवायु संबंधी कारक, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। बाकी जो समय है ये आपका अलग चला जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा थर्ड, क्योंकि डी केवल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो पहला आपका साहूकार और छोटे किसान, फिर आपका है छोटे किसान और खेतीहार मजदूर। ठीक है, फिर आपका है भूमिहीन खेतीहार संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि भूमिहीन खेतीहार संबंधी मजदूरी और ग्रामीण सहकारिता। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कथन और कारण। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है।
अगला है संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो ये आपका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ये नहीं किसी एक के पक्ष में बात कही जा रही हो। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया है। ये तो है नहीं कि हाँ मतलब सभी को स्वतंत्रता है, जो आप व्यक्ति मतलब जिस पे चाहे अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिस पे चाहे अपनी वीडियो बना सकता है, जो भी अपना सोशल मीडिया से चाहे जुड़ सकता है। तो ये आपका सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है, भारत की सरकार काम करती है डैश डैश पर। तो आपका वार्ड स्तर होगा, राज्य स्तर होगा, राष्ट्रीय स्तर होगा या फिर क्षेत्रीय स्तर होगा। तो इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बी और सी। मतलब राज्य स्तर पर भी करती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी करती है जो आपकी भारत सरकार है। तो इसमें बी आपका मतलब 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी और सी। आगे चलते हैं हम लोग, ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सरपंच की तरह काम करता है? पहला है आपका ग्राम सभा का सचिव, या फिर होगा आपका खंड विकास अधिकारी, ठीक है, या फिर आपका होगा खंड विकास अधिकारी। एक सेकेंड। फिर आपका है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित, मतलब एक वार्ड संख्या मतलब वार्ड सदस्य, या फिर आपका होगा बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, खंड विकास अधिकारी जो सरपंच की तरह काम करता है, आपका 2 ऑप्शन सही होगा कि खंड विकास अधिकारी। आगे चलते हैं, इसमें आपका 2 नहीं सही होगा फ्रेंड्स, इसमें ए सही होगा, ग्राम सभा का सचिव। ठीक है, इसमें ग्राम सभा का आपका सचिव सही होगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आप 2 पे मत जाइएगा, ए के साथ जाइएगा, क्योंकि सरपंच पूछ रहा है तो सरपंच के अंतर्गत ग्राम सभा का जो सचिव होता है वही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला रहा क्वेश्चन, लेबर चौक किसे कहते हैं? जो लेबर चौक होता है वो किसे कहते हैं? तो है ऐसी जगह जहां बेकारी की मतलब प्रथा प्रचलित हो, या फिर होगा ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, या फिर ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मजदूरी कर रहे होते हैं वो एक पास इकट्ठा होते हैं, तो उसी को कहते हैं आपका लेबर चौक। ठीक, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि जो बुनकरों की सहकारी संस्था है व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का भी एक जरिया है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ये रहा 125 क्वेश्चन। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को एक नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है प्रयास करते हैं, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ए सही है लेकिन जो आपका उसका कारण है वो गलत है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 126 पे, जेंडर असमानता का समाधान डैश डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? जो केवल परिवार या परिवार समाज और सरकार, या फिर केवल सरकार या परिवार और समाज। तो जो इसमें है परिवार और समाज, तो यही आपका सही होगा, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जेंडर असमानता को जो समाधान है वो परिवार और समाज के द्वारा ही बच्चा सीखता है कि हाँ लड़की को ये करना चाहिए, लड़की को घर में रहना चाहिए, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो ये सब जेंडर जो है, जो भी जेंडर से संबंधित अवधारणाएं बनी हुई है परिवार और समाज के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। तो इसमें 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं 127 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो मौलिक अधिकार है वो नहीं है, आपको बताना है। तो आपका जो संपत्ति का अधिकार है वही अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण का अधिकार है, लेकिन आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 128 पे चलते हैं। स्कूलों के मध्य भोजन की योजना का प्रावधान निम्न में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो इसमें आपको बताना है जो 128 है, कौन सा क्वेश्चन है 128। इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी के द्वारा जो आपका मध्याह्न भोजन शुरू किया गया कि बच्चे मतलब सामाजिक तौर पे भी अपने आप को इंक्लूड कर पाए। देखा होगा स्कूल में ये नहीं रहता कि आप मतलब अलग जात के हो तो इधर यहाँ पे बैठ के खाओगे, आप नीची कास्ट के हो तो इधर बैठ के खाओगे। वहां पे सब बच्चे एक साथ इंक्लूड होके एक साथ बैठ के खाते हैं, तो उनमें सामाजिक जो जाति भावना रहती है वो भी दूर होती है। बाकी सरकार ने ये सोचा कि बच्चे की जो शारीरिक नीडें हैं वो पूरी हों पहले, इसीलिए भोजन का प्रावधान किया गया। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, मतलब इंसाफ में अगर देरी हो रही है तो इंसाफ का कत्ल है। यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो है अपील की लंबी व्यवस्था को कई स्तरों से गुजरकर मतलब होकर गुजरती है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हम लोग मतलब कोई अगर अपनी मांग कर रहे हैं तो उनको जो है पूरा करने के लिए काफी स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो ये इसका मुहावरे का यही अर्थ हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये रहा अगला क्वेश्चन। जो आपका अगला क्वेश्चन है, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वनवासी, अनुसूचित जनजाति या पेपर मिल्क मालिक या फिर जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो इसमें आपका थर्ड सही होगा कि ए और बी सही है। वनवासी सही है आपका, अनुसूचित जनजाति, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया था कि जो अगर व्यक्ति जिस जंगल में कम से कम 25 साल तक वहां उस स्थान पे वो रह रहा है तो स्थायी तौर पे उसको हटाया नहीं जाएगा, उस पे उसका अधिकार हो जाएगा। तो इसमें आपका बी मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हथियाकरण प्राय संबंधित होता है? जो आपका हथियाकरण है वो प्राय संबंधित होता है। तो इसमें आपको बताना है अभाव वंचन या फिर भेदभाव या फिर समानता या फिर गर्व, मतलब गर्व। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अभाव भी है और का भेदभाव ये दोनों है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि किसी स्थिति को अनुभव करने के साथ हथियाकरण का प्राय संबंधित है। तो ये आपका भेदभाव ये रहता है, इसी का अभाव पाया जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 132 पे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मनोविज्ञान है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसका दूर दूर तक सामाजिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बाकी आपका भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान, तो ये मतलब राजनीतिक, तो इसमें ये सम्मिलित है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 133 पे। ऐतिहासिक अध्ययन डैश डैश के विकास में मदद करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि आध्यात्मिक पक्ष के स्तर। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर या फिर मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर या फिर आर्थिक पक्ष के स्तर, तो ये नहीं होंगे। बाकी आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऐतिहासिक अध्याय जो है आपके धार्मिक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित संकलित करने के द्वारा उनकी सहायता करता है। पहला है आपका, ठीक है, इसमें आपका पहला है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, या मानचित्र का अध्ययन करने, या फिर मानचित्र पर सूचना ढूंढने, या फिर विशेष कोश का उपयोग करने। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ए भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है, आपका फोर ऑप्शन भी सही है, लेकिन मानचित्र पर सूचना ढूंढना ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, तो इसमें ये आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका मूल्यांकन और पुनरीक्षण, या फिर आपका होगा कार्य योजना बनाना और लागू करना, या फिर होगा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, या फिर होगा विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विचारों का मतलब पहले आपके दिमाग में विचार आएंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर के, फिर आप उसकी कार्य योजना मतलब उस पर आप काम करोगे, उसके बाद आप उसके बारे में समस्या का सूत्रीकरण मतलब उसमें आप देखोगे कि कोई समस्या तो नहीं है, फिर आप उसका मूल्यांकन करोगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रोसेस से आपको करना होगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आप सरल से कठिन उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपर्युक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये पैथोलॉजी अब एसएसटी की हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है पहला परिवार में रहना, या फिर होगा मतलब भारत के वन क्षेत्र, या होगा पड़ोस में परिवार, या फिर होगा बहुत पहले के समुदाय। तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि परिवार में रहना भी है, फिर आपका होगा पड़ोस में, क्योंकि पहले बच्चा परिवार में रहता है, फिर पड़ोस और परिवार में आता है, फिर आपका बहुत पहले के समुदाय होंगे, फिर भारत के वन के क्षेत्र। तो आपका इसमें फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मानचित्रों में से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका टू ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। इसमें आपका टू ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, या फिर आपका होगा सरकार की गरीबों और स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए इस पर चर्चा करने का आयोजन, या फिर आपका होगा पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़ों का दिखावा, मतलब आंकड़ों को दिखाना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी और सी, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं? तो पहला है आपका, विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं, दैनिक जीवन में न्यायपालिका जैसे कार्य करती है। विद्यार्थी यह समझते हैं, विद्यार्थी मतलब पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कारण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी और डी। आपका बी ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन सही है, विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझ रहे हैं, ठीक है।
सी आपका सही होगा, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्ताक्षरण कैसा होता है। ठीक है, और आपका डी भी सही है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ और रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में एक इफ्तार की एक दावत में गए थे। ठीक है, वो एक दावत में गए हुए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी जैसे शेरवानी, सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन ली। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? तो आपका पहला है, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर के हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, या कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका 4 सही होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इसके सही बता रहे हैं, क्योंकि हम सिचुएशन के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। जैसे आप कोई शादी फंक्शन में जाते हो तो आप उस हिसाब के कपड़े पहनते हो। अगर आप कोई बर्थडे पार्टी हुई या नॉर्मली ऐसी कोई पार्टी है तो आप उस हिसाब के कपड़े पहनते हो। अपने फ्रेंड से मिलने जाना है तो आप उस हिसाब के कपड़े पहनते हो। आपको स्कूल अपने कॉलेज जाना है तो आप यूनिफॉर्म में जाते हो। तो जहां हमको जाना है उस हिसाब के लोग कपड़े पहनते हैं। तो इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, निम्न में से किन प्रश्नों और छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपयुक्त विकल्प का चुने। तो इसमें है आपका पहला जो क्वेश्चन नंबर है, एक सेकेंड, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन है, हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदल व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है? झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं? आज के गांवों और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। जो आपका सी है और डी है ये दोनों सही होंगे, बाकी जो ए और बी है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो आलोचनात्मक चिंतन है उसको आप प्रोत्साहित करोगे। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों है, कैसे, क्या है, तो बच्चा उस पर तर्क करेगा, अपना दिमाग प्रयोग करेगा कि हाँ आखिर ऐसा है तो क्यों है, कब है, कैसे है, उस पर बच्चा चिंतन मनन करेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। जो अगला है, ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना, ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पाद से अलग रखा जा सके। जब उस पे आप किसी एक प्रकार का आप चिन्ह लगा दोगे तो उसमें ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का ये किस प्रकार का उत्पाद है। ठीक है, ब्रांडिंग या दंगना पशुपालन की जरूरत के उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना एक खास प्रकार का चिन्ह लगाने को सोचा है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें ए सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। इसका मतलब ही यही है कि हम किसी जैसे कि आपका कोई भी है, कुछ भी आप बेचना चाहते हो या तो उस पर आपने एक प्रकार का चिन्ह लगा रखा है कि ये भाई मेरा है, और ये हर व्यक्ति अपना अपना लगा लेता है तो उसको ये समझ आता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो उसमें बच्चे को व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से दिया गया है। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जब शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करते हैं। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो इसका कारण है, जो रीजन है, वो दोनों सही हैं। कि मतलब सामाजिक विज्ञान जो है सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों को समुदाय और सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी आपका सही है और सेकंड भी, इसका कारण भी सही है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे चलते हैं। जो है परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। इसका जो रीजन है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका 4 सही होगा, क्योंकि ए तो सही है लेकिन वहीं पे आर गलत है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्वितीय स्रोत का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी और तस्वीरें। तो इसमें आपका जो है विद्वानों की पत्रिकाएं भी हैं और आत्मकथाएं, लेकिन वहीं पे डायरी और तस्वीर ये एक स्रोत, द्वितीय स्रोत नहीं माना जाएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी, इसमें द्वितीय ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मीडिया स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? तो पहला आपका चित्र, स्वतंत्रता सेनाओं के महत्वपूर्ण उदाहरण, या फिर होगा वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठित की गई है, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। जो है 146, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ए सही होगा कि चित्र, क्योंकि माध्यमिक मीडिया स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना, तो आप वो चित्र के माध्यम से ही कर सकते हो। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन मच बेटर है और ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईईटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं के मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, जो आपका केंद्र सरकार है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त होता है। तो आपका पहला है निर्णयात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन और निर्माणात्मक आकलन। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि निदान का मतलब ही होता है कि हम मतलब कमियां पहचाने, पहले हम बच्चे की कमियां पहचाने, आखिर उसको समस्या क्या आ रही है, फिर उसका हम उपचार करते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ही मच बेटर है और थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, विद्यालयों के कार्यों को स्व उद्देश्य संग्रहण को डैश डैश माना जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका 2 सही होगा, जो पोर्टफोलियो है यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, बस लास्ट सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है। सामाजिक विज्ञान एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के प्रत्ययों को समझ लिया है या नहीं, निम्न में से क्या सहायक हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो पिरामिड होता है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे कि आपका पिरामिड ये ऐसे बना होता है, ठीक है, ये ऐसे रहता है। जो नीचे होता है तो बच्चों की जन्म दर रहती है कि बच्चा मतलब जो बच्चे के जन्म होते हैं, फिर उसके बाद बच्चे मतलब इस उम्र में कितने हैं, इस उम्र में कितने, फिर जो बच्चे की मतलब जिन व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है, जब व्यक्ति अपना युवा होके फिर उम्र घटने लगती है, तो वो यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन जन्म दर जो होती है वो नीचे से मेजर की जाती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये नीचे से ऐसे जाता है पिरामिड जो होता है। ठीक है,
तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी देख लेते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में मतलब लगे लोगों के बारे में अनुपात लगा सकते हैं। जैसे कि जब ये पिरामिड बनेगा तो जो ऊपर वाले होते हैं उसमें ये रहता है कि कितने व्यक्ति बूढ़े होके जिनकी डेथ हो रही है, और नीचे ये रहता है कि कितने व्यक्ति मतलब बच्चे ने जन्म लिया है, किस लेवल में। तो ऐसे मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब लेटर चाइल्डहुड है, युवा अवस्था है, तो ये इस ऐसे ही मेजर आप कर सकते हैं। नीचे रहता है बच्चों का जन्म, जब बच्चे जन्म लेते हैं, फिर वो ऐसे ही आपका चलता रहता है, जब यहाँ पे पहुंचते हैं जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दर आपका यहीं से मतलब निर्धारित किया कर लिया जाता है। इसी को कहते हैं आपका पिरामिड। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एसएसटी का। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं? तो पहला है आपका, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर इसके प्रभाव पर क्या इसके क्या प्रभाव होंगे? या फिर होगा, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करें? आपका जो उपभोक्ता न्यायालय है उसमें कैसे आप केस दाखिल करें? वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाएंगी तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, वो चिंतन करेगा। और जो आपका डी है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, तो इस पे भी बच्चा तर्क करेगा। तो ए और जो आपका डी है ये सही है ज्यादा, क्योंकि बच्चा इसमें ज्यादा अपना दिमाग प्रयोग करेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एसएसटी का पूरा एक सेट था जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2022 को। तो ये वहीं से पूरा एसएसटी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें पूरे 60 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, क्योंकि एसएसटी जो है पूरा 60 नंबर का ही आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा ये जो आपका प्रश्न के क्वेश्चन ऑनलाइन हुए थे, अगर वो ही आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे वो काफी हार्ड क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। हम लोग सीटेट अच्छे से कवर करेंगे और आपका सीटेट 100% अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो कल मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।